वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। क्लास 8th SST का UT1 का सॉल्व क्वेश्चन पेपर हम देखने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपके एग्जाम में भी रिपीट होने की बहुत पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो ध्यान से देखिएगा। इट मीन्स द एक्सक्लूसिव राइट ओवर एनी आइडिया और पेटेंट। मतलब कोई आइडिया आपके पास आया, आपने उस पर एक ना पेटेंट ले लेते हैं हम, तो इसका आंसर पेटेंट हो जाएगा। मतलब जैसे सपोज़ करिए कि आपने एक आइडिया निकाल लिया कि समुद्र के पानी को आप खारे से मीठा बना सकते हैं, यानी कि पीने लायक आप बना सकते हैं, तो उस टेक्नोलॉजी पे आप अपना पेटेंट करा सकते हैं। विच ऑफ दीज इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट? तो नॉट वेस्टिंग पेपर। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है कि हम लोग रिसोर्सेज का इस तरह से इस्तेमाल करें कि हम उनको बर्बाद ना करें और ऐसे उनका यूज़ किया जाए कि आने वाली पीढ़ियाँ भी उन रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर पाएँ। तो पंचायती राज जो है वो 3rd टियर ऑफ गवर्नमेंट होती है इंडिया में। फर्स्ट होती है सेंट्रल गवर्नमेंट, सेकंड होती है स्टेट और थर्ड होता है पंचायती राज। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तो इंडिया के जो फर्स्ट गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। विच ऑफ दीज वॉज एनेक्स्ड ऑन द बेसिस ऑफ डलहौजीज डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स? तो आंसर हो गया सतारा। नवाब ऑफ बंगाल आफ्टर अली वर्दी खान थे सिराजुद्दौला। सेक्शन बी देखते हैं, इसमें एक थोड़ा सा मतलब पिक्चर टाइप की बना रखी है और आपको आंसर देने हैं। नेचुरल रिसोर्सेज आपके कोई भी हो सकते हैं, एयर हो गया, वाटर हो गया या फिर पेट्रोल हो गया, ये सब नेचुरल रिसोर्स हैं। ह्यूमन मेड रिसोर्स, आपके हाथ में जो पेन है या फिर जो फ़ोन है, ये सारे ह्यूमन मेड रिसोर्स हैं। ह्यूमन रिसोर्स आप खुद हैं, जैसे कि डॉक्टर्स हो गए, टीचर्स हो गए, सभी लोग जो काम करते हैं वो ह्यूमन रिसोर्स हैं। विच फंडामेंटल राइट विल बी वायलेटेड इन दिस सिचुएशन? तो सिचुएशन दे रखी है और हमें बताना है कि कौन से फंडामेंटल राइट का हनन हुआ है। इफ़ द गवर्नमेंट डिसाइड नॉट टू प्रमोट एन ऑफिसर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज फॉर बीइंग अ वुमेन, मतलब एक औरत है इसलिए उसको आर्म्ड फोर्सेज में प्रमोशन नहीं मिलेगा, तो राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार छीना जा रहा है। इफ़ अ 13-year-old चाइल्ड इज़ वर्किंग इन द फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग क्रैकर्स, तो पटाखे बनाने वाली फैक्ट्री में अगर 13 साल का बच्चा काम कर रहा है तो कौन सा फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ये किसकी पिक्चर है? तो ये हेस्टिंग है और इसने कौन सी पॉलिसी लाई थी? तो पैरामाउंटेसी की पॉलिसी। पैरामाउंटेसी की पॉलिसी का मतलब था कि भाई अब अंग्रेज़ों का शासन हमारे देश पर चलेगा और राजा वगैरह जो है उनसे ऊपर जो क्वीन है इंग्लैंड की वो होगी। ये टॉय जो है टीपू सुल्तान का है और ये अब कहाँ पर रखा हुआ है? विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूज़ियम लंदन में इसको रखा हुआ है। इसमें एक जो शेर है वो इंग्लिश सिपाही को खा रहा है, मतलब टीपू सुल्तान ने एक टॉय बनवाया था। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस है। व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट? एज ह्यूमन बींग्स हाउ कैन वी इंश्योर सस्टेनेबल डेवलपमेंट? तो यूजिंग रिसोर्सेज वाइजली विदाउट डैमेजिंग एनवायरनमेंट। तो ऐसे हम लोग रिसोर्सेज का इस्तेमाल करें कि हम एनवायरनमेंट को नुकसान ना पहुँचाएँ और फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी वो रिसोर्स बच जाएँ। नेक्स्ट है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ टाइम एंड टेक्नोलॉजी इन मेकिंग अ सब्सटेंस रिसोर्स। तो देखो टाइम जो है उससे वैल्यू चेंज हो जाती है रिसोर्स की और टेक्नोलॉजी से उसकी यूटिलिटी चेंज हो जाती है, यानी कि जब टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट होता है तो रिसोर्सेज का हम बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर पाते हैं। क्वेश्चन है नेक्स्ट, व्हाट वुड हैपन इफ़ देयर वर नो रेस्ट्रिक्शंस ऑन द पावर ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव? तो आपने जिन नेताओं को चुना है अगर उनकी पावर्स पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होगी तो वो अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं, मिसयूज़ ऑफ पावर कर सकते हैं, वो ऑटोक्रेट्स बन सकते हैं, सिर्फ अपनी अपनी चलाएंगे, किसी की नहीं सुनेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी? तो लेजिस्लेचर क्या होते हैं? जो कानून बनाते हैं। एग्जीक्यूटिव्स कानून को लागू करवाते हैं और जुडिशरी ये ध्यान रखती है कि कहीं कानूनों को कोई तोड़ तो नहीं रहा है, जो कानूनों को तोड़ता है उसको सज़ा जुडिशरी ही देती है। क्वेश्चन 4 है हाउ डिड द ब्रिटिश कॉन्कर इंडिया एंड एस्टैब्लिश देयर रूल्स? तो ब्रिटिश जो है ना बेसिकली हमारे देश में काफ़ी 1600 में आ गए थे, बट 1757 जब बैटल ऑफ प्लासी हुआ ना उसके बाद से उन्होंने फिर पूरे देश पर कब्जा करने की शुरुआत उनकी समझिए कि बैटल ऑफ प्लासी से हो गई थी। नवाब ने अपनी पावर्स को सरेंडर कर दिया था अंग्रेज़ों के सामने और धीरे धीरे करके अंग्रेज़ फिर बहुत सारी बैटल्स जीतते गए। ये देखिए हाउ विल इन्फॉर्मेशन, मतलब हिस्टोरियंस को जो न्यूज़पेपर से इन्फॉर्मेशन मिलती है और पुलिस रिपोर्ट से इन्फॉर्मेशन मिलती है वो अलग अलग कैसे है? देखो न्यूज़पेपर जो है वो हमारे देश के लोग भी चलाते थे, तो जो अंग्रेज़ हम पर अत्याचार करते थे इंडियंस पर उसमें वो खबरें मिलती हैं। पुलिस में तो भाई वही रिपोर्ट्स होती थी जो अंग्रेज़ चाहते थे।
इन वॉट वे वॉज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ इंडियन रूलर्स। तो इंडियन रूलर्स की एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा अलग था कंपनी से, ये आप बताएंगे वाला आंसर। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब ठीक है, इंडियन रूलर्स जो है वो थोड़े बेनिवोलेंट थे, इतना ज़्यादा टैक्स वगैरह नहीं लगाते थे एज़ कम्पेयर टू कंपनी। कंपनी तो भाई डंडा राज था, मतलब पुलिस राज आप उसको कह सकते हैं, कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स एंड लॉज होते थे कंपनी के शासन में, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के, अंग्रेज़ों के शासन में। सब्सिडरी अलायंस क्या है? ट्रीटी बिटवीन इंडियन प्रिंसेस एंड ईस्ट इंडिया कंपनी बाय वर्च्यू ऑफ विच इंडियन किंगडम्स लॉस देयर सोवर्निटी। सब्सिडरी अलायंस मतलब अब राजा महाराजा सब्सिडरी हो गए हैं, यानी कि नीचे आ गए हैं अंग्रेज़ों के। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? डिफाइन द टर्म कॉन्स्टिट्यूशन। वाई डज अ डेमोक्रेटिक कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है और एक डेमोक्रेटिक कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन की क्या ज़रूरत पड़ती है? तो कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस पावर्स एंड फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट एज वेल एज राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ सिटीजन्स। तो ये एक छोटी सी डेफिनेशन है कि भाई हमारे पास क्या ताकत है, सरकार के पास क्या ताकत है, ये सब हमें कॉन्स्टिट्यूशन से समझ में आता है। की फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे पहले आप बताएंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कर लिया गया था 26 नवंबर 1949 को और लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। की फीचर्स फेडरलिज्म, सेपरेशन ऑफ पावर, फंडामेंटल राइट, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, सेक्युलरिज्म, ये सारे के सारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के की फीचर्स हैं। हाउ डिड सर्वेज बिकम इम्पॉर्टेंट अंडर कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन। भाई सर्वे करने से वो सोचते थे ऐसा कि पहले हमें देश के बारे में पता होने चाहिए, तभी तो हम इस देश पर जो है राज कर पाएंगे। ये एक एक्सट्रैक्ट है, नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, तो एक न्यूज़पेपर का कटिंग ली हुई है। वाई डिड द पुलिसमैन इन दिल्ली रिफ्यूज़ टू टेक देयर फूड ऑन थर्सडे मॉर्निंग। तो थर्सडे मॉर्निंग में भाई जो पुलिसमैन थे उन्होंने अपना जो खाना है वो खाने से क्यों मना कर दिया? क्योंकि उन्होंने कहा कि भाई उनकी सैलरी बहुत कम है और जो खाना उन्हें दिया जाता है वो बहुत ही ख़राब खाना मिलता है। और फिर जब ये खबर बाकी पुलिस स्टेशन में पहुंची तो क्या हुआ? तो बाकी पुलिस स्टेशन वालों ने भी प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। वाई वॉज द कमेंट ऑफ वन ऑफ द स्ट्राइकर्स ऑन द फूड सप्लाई टू देम। तो जो लोग स्ट्राइक कर रहे थे उन्होंने क्या कहा खाने के बारे में? उन्होंने कहा द फूड सप्लाइड टू अस फ्रॉम द पुलिस लाइन किचन इज़ नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। कि भाई इंसानों के खाने के लिए खाना ठीक नहीं है। इवन कैटल वुड नॉट ईट द चपातीज एंड दाल विच वी हैव टू ईट। मतलब जो दाल और रोटी हम खाते हैं वो तो जानवर भी नहीं खाएंगे। वॉट वर द एरियाज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलग है इससे, एक्सट्रैक्ट से, कि एरिया ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन बंगाल नवाब एंड ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल नवाब के बीच में जो झगड़े का कारण बना वो क्या था? तो नवाब्स रिफ्यूज टू ग्रांट कंपनीज कंसेशन एंड डिमांडेड लार्ज ट्रिब्यूट्स फॉर द कंपनीज राइट टू ट्रेड। नवाब्स ऑल्सो डिनाइड द कंपनी एनी राइट टू मिंट कॉइन्स एंड स्टॉप इट फ्रॉम एक्सटेंडिंग इट्स फोर्टिफिकेशंस। यानी कि भाई अंग्रेज़ को ज़्यादा ही हवा में उड़ रहे थे, मतलब वो कह रहे थे कि हम आपको टैक्स वगैरह भी पे नहीं करेंगे नवाबों को, और हम अपनी आर्मी भी रखेंगे, अपने सिक्के भी यहाँ पर बनाएंगे, अपने किले वगैरह भी बनाएंगे। ये सब बनाने से नवाब रोक रहे थे, तो यही जंग का कारण बन गया था। तो ये था जो है क्वेश्चन पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे और होपफुली आपको समझ में आया होगा और इसको रिवाइज ज़रूर करके जाएगा इन क्वेश्चंस को। थैंक यू।